2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत अकेले में करीबन 3 करोड़ लोग दिव्यांग हैं। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती, लेकिन दिव्यांगों के लिए चीजें कुछ और जटिल हो जाती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी जिंदगी में एक शोकपूर्ण दुर्घटना के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, ना कि उन्होंने अपने आप को उस विषम परिस्थिति से उभारा, संवारा, बल्कि आज की तारीख में वे अनेकों करोड़ों दिव्यांगों की जिंदगी संवारने के लिए आतुर हैं, परिश्रम कर रहे हैं। तो स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल का, जो अपने एनजीओ सार्थक के माध्यम से अनेकों करोड़ों दिव्यांगों की जिंदगी संवारने में जुटे हुए हैं। ना ही वो उन अनेकों दिव्यांगों का अपने सार्थक एनजीओ के माध्यम से प्रशिक्षण कर रहे हैं, बल्कि खुद में उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? No, I'm fine. Thank you very much. Thank you so much sir for your time today. सर, जो बिना और डिले करे हमारे व्यूअर्स के लिए और हम सब के लिए इट वुड बी नाइस अगर आप कुछ अपने बारे में बताएं पहले। So, एक्चुअली मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और जो मेरा एजुकेशन है वो हरियाणा में ही हुआ, स्कूलिंग। उसके बाद फिर मैंने डेंटिस्ट्री किया। डेंटिस्ट्री आई डिड फ्रॉम बापूजी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दावनगरे। आई थिंक 97 के आसपास मैंने डेंटिस्ट्री किया। उसके बाद 97 से 2004 तक मैंने प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिस किया अपना, और आई यूज्ड टू रन 2 क्लिनिक्स। और I think things were moving good and my wife is also dentist. Oh wow. तो अच्छा रहा। yeah. तो सर, आपके घर में आपके अलावा आपकी वाइफ हैं और कौन-कौन है? मेरा एक बेटा है जो कि 2001 में उसका बर्थ हुआ। तो एक मेरा बेटा है और हस्बैंड वाइफ, और मेरे पेरेंट्स हरियाणा में रहते। तो अच्छा। वो पर हम परिवार में 2 हस्बैंड वाइफ और बेटा है। ओके। सर, 2004 में एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुआ था जिसकी वजह से आप अपना ये डेंटिस्ट वाला प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए। अगर वो पॉसिबल हो तो हम जानना चाहेंगे उस वाले एपिसोड के बारे में थोड़ा। तो 2004 में क्या हुआ, एक दिन मैं जब अपने क्लिनिक पे था और एक पेशेंट पे काम कर रहा था, तो कुछ ब्लड विजन आया, कुछ जो है देखने में मुश्किलात आए उस पेशेंट पे काम करते हुए। तो ऐसा लगा कि एक स्ट्रेस के कारण से या एक्सटेंडेड आवर्स के कारण से ऐसा मेरे को नजर आ रहा है। 3-4 दिन तक मैंने वेट किया, किसी को भी नहीं बताया, और आई थिंक 4th-5th डे फिर मैं आई शेयर्ड विद माय वाइफ। और उसके बाद हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने पूरा चेकअप किया, एंजियोग्राफी किया, और उसके बाद ये डायग्नोस किया कि मेरे को जो है हेरिडोमैक्युलर डिजेनरेशन है। एक हेरिडोमैक्युलर डिजेनरेशन जो डॉक्टर्स बताते हैं कि एक हेरिडिटी बीमारी होती है जो परिवार में ऊपर पूर्वजों से आपको ट्रांसफर होती है। बट विद गॉड ग्रेस नो वन इज देयर इन माय फैमिली। और जब ये डायग्नोस हुआ तो चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग। तो उस समय जब आपको ये पता चला कि इस तरीके की बीमारी आपको हो गई है जिसकी वजह से आपकी आईसाइट इम्पैक्ट हो गई है, उस समय का कैसा आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे? मतलब आपकी फैमिली ने उस समय को किस तरीके से मैनेज किया, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। तो जब ये डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बताया कि आपको हेरिडोमैक्युलर डिजेनरेशन है, तो आप रीडिंग राइटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका सेंट्रल विजन चला गया है, पेरिफेरल थोड़ा सा रहेगा। तो एकदम से आपका स्किल चला गया, मींस आप डेंटिस्ट्री नहीं कर सकते, आप जब देख नहीं सकते, रीडिंग राइटिंग नहीं कर सकते, तो डेंटिस्ट्री भी नहीं कर सकते। तो चैलेंजिंग था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, इरिटेटिंग था कि क्योंकि आपका प्रोफेशन चला गया है, आपका स्किल चला गया, तो आप क्या करेंगे परिवार के लिए और सबके लिए। यही था कि व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करेंगे ये। बट मुश्किल था, और हर व्यक्ति के दिमाग में, सदस्य के दिमाग में यही था कि अब व्हाट ही इज गोइंग टू डू। और चैलेंजिंग था, फ्रस्ट्रेटिंग था। 2-3 साल का समय बहुत मुश्किल में रहा, और अलग अलग तरह से उसको हमने
कोप अप करने की कोशिश किया कि भाई अगर आप डेंटिस्ट्री नहीं कर सकते तो आप डेंटल लेक्चर्स कर सकते हैं, डेंटल कॉलेज में जाके आप डेंटल गुड्स का बिजनेस कर सकते हैं, जी, आप डेंटल कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन कर सकते हैं। तो ये सब अग्री। ऑप्शंस एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए हमने। तो बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं कि वो समय बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि एक तरह से ना सबका नजरिया बदल जाता है। जैसे जी, जब हम क्लिनिक पे काम करते थे तो जो पेशेंट थे उनका नजरिया बदल जाता है, जो आपका सोसाइटी है, कम्युनिटी, उसका नजरिया बदल जाता है कि अगर आपको डिसेबिलिटी हो गया, अगर देख नहीं सकते, तो एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है कि ये जी। बंदा कुछ नहीं कर सकता, है ना। हुँ, इट्स ए नॉर्मल परसेप्शन। और वही परसेप्शन मेरे लिए एक कम्युनिटी में, सोसाइटी में पेशेंट्स के साथ हुआ। और हुँ। जब वो भी आपको भी फील होना लगता है कि जो लोग आपके लिए इंतजार करते थे, वेट करते थे, अब उनका परसेप्शन बदल गया, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। वो इट्स जी। टोटली इट्स डिफरेंट बॉल गेम, जो आप पहले थे हुँ, और अब में बदलाव आ गया। तो उसमें यही एग्रीड। था कि परिवार का सपोर्ट था, वाइफ का सपोर्ट था। तो उस दौरान जो है बड़ा जैसे चैलेंजिंग टाइम्स चल रहा था, तो मेरा एक माय फ्रेंड डॉक्टर दिन में थे। तो हम लोग रोजाना डिस्कशन करते थे, उनसे बातचीत करते थे कि भाई क्या कर सकते हैं, एंड वो भी काफी एक्सप्लोर करते रहते थे। तो एक दिन उनको पता चला कि जो लोग देख नहीं सकते या कम देख सकते हैं, वो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। हुँ, और हुँ। फिर उनको पता चला कि ये इस तरह का ट्रेनिंग एनएबी है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, आर के पुरम में होता है। ओके। इमीडिएटली उन्होंने मेरे को फोन किया और हम लोग नेक्स्ट डे ही वहाँ पे एनएबी आर के पुरम पहुंचे। हुँ, हुँ। और वहाँ पे जो मैनेजर थे प्रशांत जी, उनसे बातचीत किया कि भाई ऐसा क्या हुँ, हुँ। पॉसिबल है या कोई मजाक है ये। तो उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबल है। उन्होंने फिर बताया कि मैं खुद भी ब्लाइंड हूँ और मेरे को भी दिक्कत है इन सब चीज़ों की। हुँ, हुँ। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं कंप्यूटर कैसे सीख सकते हैं। तो उन्होंने एक ट्रेनर जो है मेरे घर पे प्रोवाइड कर दिया। 3 महीने तक ओके। वो ट्रेनर त्रिकेश वो आता रहा, और पूरी तरह से कंप्यूटर, मैं उससे पहले कंप्यूटर इलिटरेट था, क्योंकि कभी जरूरत भी नहीं पड़ती थी डेंटिस्ट्री में। तो हुँ, हुँ। तो उस समय जो है 2007 के अराउंड मैंने फिर कंप्यूटर पूरा सीख लिया। जी। और जब कंप्यूटर सीख लिया तो फिर लगा कि अब क्या किया जाए कंप्यूटर सीखने के बाद। तो उस समय मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम बैकग्राउंड था, तो बड़ा आसान था कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में कर सकता हूँ। तो एक नोएडा में एक कंपनी थी, उससे कांटेक्ट किया। और थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि उन्होंने कभी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को ट्रेनिंग नहीं किया, बट उधर एक हुँ, हुँ। एक मैडम थी, प्रतिभा जी, उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ट्रेनिंग करूंगी। तो फिर वो अपने नोएडा से, और जो मेरे थ्रू इंटरनेट वो फाइल्स भेज के, उन्होंने पूरा 6 महीने का ट्रेनिंग किया और फिर काम भी मिलने लगा। तो इस तरह से जब एक जो है ट्रांजिशन जो हुआ कि ट्रेनिंग के बाद एक छोटा सा लाइवलीहुड जनरेशन हुआ, उसने हुँ, मदद हुँ। किया इस पूरे समय से ओवरकम करने में। सो मैं एक्चुअल में थोड़ी-सी क्यूरियस हूँ कि जब आप खुद इस विषम परिस्थिति में थे और एक्चुअल में ये बोलना सही है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी जिससे आप, आपका परिवार और आपके आस-पास के लोग सब उभरने की कोशिश कर रहे थे और आपने अपनी हिम्मत बाँधी और आप उस समय से बाहर निकले। सो इन सब में सार्थक का जन्म कैसे हुआ? उसके बारे में आप बताइए कि उसका मतलब वो ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरणा दी कि सार्थक की शुरुआत होनी चाहिए? तो 2007 में जब मैंने कंप्यूटर सीखा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का जब काम चल रहा था, तो हुँ। आई थिंक ये दिसंबर का मंथ था 2007 का, जब काम नहीं उधर से, बिकॉज छुट्टियां रहती हैं यूएस में, आपको जी, काम नहीं मिल जी। रहा, तो आपके पास करीब 10 से 15 दिन का, 15 दिसंबर के बाद समय फ्री था आपके पास। तो एक जिज्ञासा हुई कि कैसे हम लोग इस बाउंड्री वॉल से बाहर जाके देखें, ऐसी संस्थाओं को विजिट करें जो दिव्यांग लोगों के लिए काम करती है। क्या इस सेक्टर की जरूरत है, क्या हुँ, दिव्यांग हुँ। लोगों के लिए होता है। तो वो एक जो 15 दिन का टाइम था, वो एक तरह से आई ओपनर का काम था, क्योंकि मैंने जब बहुत सारे संस्थाएं इस स्पेस में जब काम करके विजिट कर रही हैं, तो हुँ, और हुँ। दिव्यांग लोगों से भी जब मिला, तो ये पाया कि चैलेंज इस सेक्टर में लाइवलीहुड का ही है, नौकरी का है। जी। हर बच्चा को पढ़ाई भी मिल रही है, ट्रेनिंग भी मिल रही है, बट नौकरी के लिए कोई बात नहीं हुँ। करता ना। जो ट्रेनिंग देने वाले लोगों को मालूम कि कहाँ ट्रेनिंग नौकरी लगेगा, ना बच्चों को मालूम। और उधर दूसरी हुँ। तरफ एम्प्लॉयज को भी नहीं मालूम कि क्या
कैसे हाउ टू हायर पीपल विद डिसेबिलिटी, उनको अग्रीड। कैसे है ना, उनके सवाल होते हैं कि कैसे वो लोग आएंगे, क्या हम्म। खाएंगे, बिकॉज हमारे अभी पब्लिक प्लेसेस पे हम दिव्यांग लोगों को नहीं देखते, ना मॉल के अंदर, हम्म। ना रेस्टोरेंट के अंदर, ना, तो हम वो तो एक लोगों को एक अवेयरनेस भी नहीं था उस चीज का। जी। तो एज ए प्रोफेशनल मैंने सोचा कि हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट फॉर दिस कोज, कैसे मैं इस कोज के लिए एक अपना जो प्रोफेशनल जो सीखा है, पढ़ाई किया है, हम्म। कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और फिर एक दृढ़ कि हम लोग जो दिव्यांग लोगों के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जिससे उनको नौकरी रोजगार मिले, बिकॉज हम्म। लाइवलीहुड मिलेगा तो फिर सब कुछ चलेगा और डिसेबिलिटी भी चला जाएगा। और फिर बिल्कुल। 2008 में हमने फिर सार्थक की जो है सार्थक नाम की संस्था का जो है रजिस्ट्रेशन किया, और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ने लगी। वाह। वाह सर, ये काफी ज्यादा अप्रिसिएशन वाली चीज है कि जब आपने इस चीज को खुद देखा, आप वहीं पे नहीं रुके, आपने एक्चुअल में सोचा कि अगर मेरे साथ ये हुआ है, मुझे ये परेशानियां हुई है, तो मैं कैसे और लोगों के लिए भी चीजें बेहतर करने के लिए एफर्ट डाल सकता हूँ। सो सर, एक बार जब आपने ये सार्थक को रजिस्टर करवा दिया था, तो उसके स्टेप्स क्या थे? क्योंकि अगर जैसे आपने एक्चुअली में बोला कि काफी ज्यादा अवेयरनेस लैकिंग है, ना ही उन लोगों में जो कि हमें शायद जॉब्स देंगे या दिव्यांगों को कुछ मौका देंगे, इवन दिव्यांगों में भी ये हिचक है कि शायद उन्हें नहीं मिल पाए। सो उसके बारे में आप बताइए कि कैसे आपने लोगों को शिक्षित किया, उनको कन्विंस किया, कॉर्पोरेट्स वगैरह को कैसे आपने हौसला दिया कि नहीं, आप हमें एक मौका दीजिए, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। तो 2008 में जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो हमने पहला प्रोग्राम लॉन्च किया, वो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन प्रोग्राम था फॉर विजुअली ओके। इम्पेयर्ड, MTVI। और पर उसको स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें की हमने, कि एक तो जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कंपनीज थी एनसीआर में, उन सबको कांटेक्ट किया, उनके सीईओ से बात किया कि भाई हम दिव्यांग लोगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, यू विल बी इंटरेस्टेड इन हायरिंग देम। तो उनमें से चार सीईओ ने कंफर्म किया कि हम इनको हायर करेंगे। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि यू प्लीज कम एंड सेलेक्ट द कैंडिडेट ऑल्सो, बिकॉज ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे सेलेक्ट कर लें, ट्रेनिंग कर लें, फिर आप हायर करें। तो वो लोग आए भी, आई थिंक वो डॉग्स के जो सीईओ थे सुबोर खन्ना जी, वो ट्रेनिंग बच्चों में से, तो जब हमने प्रोग्राम लॉन्च किया तो 100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो उन्होंने 8 बच्चे सेलेक्ट किए उनमें से कि भाई इन 8 बच्चों ओके। को आप ट्रेनिंग दीजिए। और ट्रेनिंग के दौरान भी वो लोग आए, उन्होंने अपने ट्रेनर्स भेजे। ट्रेनिंग के बाद जब प्लेसमेंट हुआ तो उन लोगों ने बच्चों को हायर भी किया। तो जो एक एक फर्स्ट जो कहते हैं ना पायलट, फर्स्ट पायलट was like end to end, means like where employer was involved, where candidates was involved, training, placement, so everything was win win। और जब ये एक वाह। पायलट जब सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद फिर हमारा मुलाकात जो है, बिकॉज ये मैंने प्रोग्राम अपने क्लिनिक में स्टार्ट किया था, एक क्लिनिक को मैंने ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट किया था। तो उस दौरान फिर जब ये एक तरह से मार्केट में एक गूंज आने लगा कि भाई दिव्यांग लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलता है, और जब ये मैसेज कम्युनिटी में गया तो काफी सारे कुछ प्रोफेसर एमडीआई से विजिट करने आए, उन्होंने प्रोग्राम को देखा कि ये प्रोग्राम स्केलेबल है। फिर हम लोग टीम कंप्यूटर्स में जो रंजन चोपड़ा जी, उनसे मिले, और फिर हमने शिफ्ट किया, मतलब हमने विकासपुरी से ओके। विका जी शिफ्ट कर लिया, ताकि हम लोग बड़े स्केल पे ये काम शुरू कर सकें, और डिसेबिलिटी को भी टारगेट कर सकें, जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं। तो जब बीका जी में शिफ्ट किया तो अलग अलग तरह के दिव्यांग बच्चे आने लगे, और फिर हमने मल्टीपल प्रोग्राम स्टार्ट किए बीका जी में शिफ्ट करने के बाद। वंडरफुल सर, वंडरफुल। जो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि शायद वो वाली जो जर्नी आपने करी कि सामने कॉर्पोरेट्स को या जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको कन्विंस करना है, एक बार आई थिंक वो जब हुआ तो थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस फॉर यू कि लोगों ने देखा कि नहीं, कॉर्पोरेट्स और दया एम्प्लॉयर्स जो कि दिव्यांग लोगों को मौका देने के लिए राजी हैं, और उसी के साथ मेरे ख्याल से चीजें थोड़ी सी और ज्यादा सुव्यवस्थित होने लगी पूरे सार्थक के नजरिए से। तो सर, अगर हम थोड़ा सा ऑपरेशनल पार्ट पे आए कि आपने क्योंकि बताया जैसे कि आपने बीकाजी गामा में एक पूरा बड़ा सेटअप करा, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरीके की चीजें आपने करी, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर बड़ी चीज है। ट्रेनर्स के आना, स्पेशली जो ट्रेनर्स दिव्यांगों को ट्रेन करेंगे,
और यही नहीं, काफ़ी सारा आपको मटेरियल चाहिए होते हैं, गैजेट्स चाहिए होते हैं, प्रॉप्स चाहिए होते हैं, जिससे कि आप ढंग से उनकी ट्रेनिंग कर सकें। तो उस समय के बारे में या उस जर्नी के बारे में बताइए कि आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? तो ये जो जर्नी फिर 2008 के बाद 9-10 जो हुआ, इसको हम 2 फेज़ में डिवाइड करते हैं। एक 2008 टू 13 एंड हुँ, हुँ। 2013 टू टिल डेट 2021। ओके। तो जब 2008 में से जब मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे, अलग-अलग दिव्यांग बच्चे जब आने लगे, तो हमने 2 प्रिंसिपल पे काम स्टार्ट किया। एक डिमांड हुँ, क्रिएशन इन द मार्केट एंड दूसरा ओके। वर्किंग ऑन सप्लाई चेन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। हुँ, डिमांड क्रिएशन बिकॉज़ ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की कंपनी कन्विंस थी, बट यहाँ पे ज़्यादा नौकरियाँ नहीं थी और ये इसमें बहुत स्किल्स जो हैं ज़्यादा रिक्वायर्ड थे, तो हमने बीपीओज़ को टारगेट किया, रिटेल, ओके। हॉस्पिटैलिटी को टारगेट किया और हमने फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टारगेट किया। हुँ, तो जैसे हमने इनिशियली नेट एम्बेट, एजिस इस तरह के बीपीओज़ को कन्विंस किया, उन्होंने दिव्यांग लोगों को हायर किया और वो जो बीपीओज़ थे, दे स्पोक इन फ्रंट ऑफ अराउंड 50 बीपीओज़ कि भई मैंने दिव्यांग लोगों को हायर किया, ये मेरे हुँ, प्लस हुँ। माइनस एक्सपीरियंसेस हैं, यू आल्सो कैन स्टार्ट हायरिंग पीपल विद डिसेबिलिटी। तो वो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट रहा जिसमें टेस्टिमोनियल बीपीओ ने बीपीओ को दिया, रिटेल स्टोर्स ने रिटेल स्टोर को दिया, हॉस्पिटैलिटी ने हॉस्पिटैलिटी को दिया, तो आपका कन्वर्जन स्टार्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज करने स्टार्ट हो गए आपके। साइमल्टेनियसली जब हमने सप्लाई चेन पे काम किया, तो क्योंकि सप्लाई चेन में डाटा सरकार के पास भी नहीं था दिव्यांग लोगों का, ना जो है एनजीओज के पास था, स्ट्रक्चर डाटाबेस नहीं था, तो हमने रोजगार मेले किए नॉर्थ श्रीनगर से लेके चेन्नई तक और अहमदाबाद से लेके गुवाहाटी तक, और अब करीब 100 रोजगार मेले हर लगभग हमारे हर स्टेट कैपिटल में किए। और जब ये वाव! दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी, डिमांड क्रिएशन और सप्लाई चेन, तो करीब 2013 तक 5 सालों में 60,000 दिव्यांग लोग रजिस्टर हुए, 3,000 लोगों को नौकरी मिली और फिर अगला सवाल उठा कि 57,000 लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? तो ये पाया कि जो दिव्यांग लोगों का जो स्किल सेट है इज नॉट मैचिंग विद द करंट मार्केट रिक्वायरमेंट एंड वी हैव टू स्टार्ट स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देम, ताकि इन लोगों को एक तरह से एक रिटेनेबल नौकरी मिले, उनके मुताबिक नौकरी मिले और एम्प्लॉयर को भी जो है जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो फुलफिल हो जाए। तो सर अगर हम ये पूछें कि ये पूरा प्रोसेस जो है आपका, वो क्या है? जब से एक इंसान आपके सार्थक एनजीओ में रजिस्टर करता है, टू द एंड स्टेप जब उनका प्लेसमेंट होता है, तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए प्लीज़? तो 2014 में जैसे मैंने बताया कि हमने ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया, एक सेंटर दिल्ली में स्टार्ट किया और फिर धीरे-धीरे वो सेंटर्स पूरे देश भर में फैल गए। करीब हम लोग 15 राज्यों में भी काम करते हैं और 21 सेंटर्स स्किल बिल्डिंग के चलते हैं अलग-अलग पार्टनर्स के माध्यम से। तो अगर हम एक सेंटर की बात करें कि पहले हमारे सेंटर में जो टीम रहती है उसमें एक कम्युनिटी मोबिलाइज़र होता है। तो पहले वो सपोज़ हमने एक दिल्ली में स्टार्ट किया तो वो कम्युनिटी में वो जाएगा, डोर टू डोर सर्वे करेगा, पेरेंट्स से मिलेगा। पेरेंट्स क्योंकि नर्वस रहते हैं अपने सेंटर पे बच्चे को भेजने में, डर लगता है कि कैसे जाएगा, क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा। तो इन सब से जब ओवरकम कर लेता है तो कम्युनिटी मोबिलाइज़र बच्चे कैंडिडेट को हमारे सेंटर पे लाता है। फिर हमारे यहाँ काउंसलर्स होते हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं, उनकी एम्बिशन जानते हैं। वो एक बेसलाइन असेसमेंट की उनका पर्सनल स्किल कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, सोशल स्किल्स कैसा है, वो सब फंक्शनल स्किल कैसा है, वो एनालाइज करने के बाद एक रोड मैप तैयार करते हैं उस कैंडिडेट के लिए कि अब इसको किस जॉब रोल के लिए तैयार किया जाए। और फिर वो उसको फिर ट्रेनिंग में एनरोल करते हैं। 3 महीने का एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होता है जिसमें सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश और कंप्यूटर सिखाते हैं और फिर सेक्टोरल जॉब रोल्स के हिसाब से रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और बीपीओ के हिसाब से और दिव्यांगता के हिसाब से भी, कि अगर ब्लाइंड बच्चा है तो उसको बीपीओ में नौकरी अच्छे से मिल जाती है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को, फिजिकल डिसेबिलिटी को। तो उस तरह से उसकी ट्रेनिंग होती है, 3 महीने का स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। उसके बाद एक प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम उसके लिए चलता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती है और फिर उसका रोजगार के लिए उसको कंपनी में वो ज्वाइन कर लेता है। तो ये पूरी एक साइकिल है जिसके अंदर हमारी टीम और दिव्यांग बच्चे और कई मल्टीपल एक्टिविटीज वो ट्रेनिंग में करते हैं। पेरेंट्स इंटरेक्शन फोरम रहता है जहाँ पेरेंट्स आके आपस में बातचीत करते हैं। फिर कॉरपोरेट से भी लोग आके उनको ब्रीफ करते हैं। फिर इनके जो एलुमिनाई मीट भी होता है जहाँ जो पुराने दिव्यांग बच्चे जो काम कर रहे हैं वो भी इनको आके ब्रीफ करते हैं। तो एक तरह से
मल्टीपल तरीके से उनको एक्सपोज किया जाता है कि किस तरह की कॉर्पोरेट जॉब होगी, क्या काम होगा। एलुमिनाई अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज आके अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं, ताकि वो 3 महीने में परिपक्व हो जाए, तैयार हो जाए और अपने वर्क प्लेस पे जाने से पहले पूरी तरह से सशक्त बन जाए वो। तो आई मस्ट से कि नॉट ओनली फॉर दिस टाइप, किसी के लिए भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है, आई थिंक आप सार्थक का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये एक एक्चुअल में मॉडल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है काफी हद तक। सो सीरियसली आई वुड से बिग हैट्स ऑफ बोथ टू यू एंड आपकी जो टीम है जिसने ये पूरा सो अगर हम आगे की थोड़ी बात करें, आई एम श्योर सार्थक आज जहाँ पे है, टचवुड, वो काफी ऊंचाइयों को आगे भी छुए, लेकिन इनिशियल फेज में डेफिनेटली कोई ना कोई चैलेंजेस आए होंगे। तो उस फेज के बारे में बताइए कि वाइल आप कुछ एक अच्छा काम करने जा रहे थे, क्या किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस करे, और आज भी कुछ अगर आप चैलेंजेस फेस करते हैं तो वो किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं और किस तरीके से आप और आपकी टीम उसे मैनेज करते हैं, प्लीज थोड़ा सा बताइए। या तो शुरुआती दौर में तो लाइक एक्सेप्टेंस का चैलेंज रहता है कि भाई आप डिसेबल्ड हैं और आप एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो कम्युनिटी है या आपके दिव्यांग लोग हैं या जो इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए उनका एक्सेप्टेंस नहीं होता कि बिकॉज आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं कि आप ऐसा कर पाएंगे। तो शुरू में यही था कि हाउ टू एनरोल पीपल विद डिसेबिलिटी, हाउ टू एनरोल एम्प्लॉयर्स। तो वो एक चैलेंज था, बट उसको हमने बड़े सहज भाव से लिया, उनके पास गए, विनम्रता से उनको बताया, विनम्रता से एम्प्लॉयर को कन्विंस किया। तो मैंने ये पाया कि अगर हम कोई भी काम को धीरज से करें, प्रेम से करें और किसी को फैक्चुअल आधार पे अगर बताएं तो कन्विंस करने में ज्यादा मुश्किलात नहीं आते। दूसरे चैलेंजेस रिसोर्सेज के थे, बिकॉज जब आप के पास रिसोर्सेज नहीं होते तो प्रोग्राम कैसे करें। तो उसके लिए फिर हमने अपने क्लिनिक को स्टार्ट किया कि ताकि रेंट का एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। ट्रेनिंग मैंने स्टार्टिंग में खुद किया, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो वही होता है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज से आप स्टार्ट किया, फिर पायलट आपका सक्सेसफुल हुआ, लोगों को एक्सेप्टेंस आया, लोगों ने आप पे बिलीव करना स्टार्ट किया, और फिर वो ईश्वर कृपा से धीरे धीरे करके स्केल कर गया। और ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो मैं आज भी आते हैं चैलेंजेस। मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि हमारा ऑपरेशन जब हम चलाते हैं तो चैलेंजेस तो उसका दूसरा नाम है, और अगर चैलेंजेस नहीं होगी तो जीवन में आनंद नहीं मिलेगा, बिकॉज उसके जी बिना नीरस एटलीस्ट मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि क्या किया जाए, अब कोई चैलेंज ही वो तो आनंद के लिए है। और आई थिंक वो तो नए नए चीजें जो हम कर रहे हैं अभी दिव्यांग लोगों के लिए, तो उसमें जी चैलेंजेस रोजमर्रा में आते हैं, बट हमें करते जाना है। बिकॉज अभी तो ये एक छोटा सा है, अब हम जैसे पूरे देश के लिए दिव्यांग जो डिसेबल्ड एनजीओज हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, ताकि हर गांव में एक छोटा सार्थक बन सके, या सार्थक स्वरूप में वो भी ट्रेनिंग और रोजगार का कार्यक्रम चला सके। तो बहुत सारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है अभी दिव्यांग लोगों के प्रोग्राम्स का ग्लोबली हो रहा है। तो अच्छा लगता है, सुकून लगता है। और चैलेंजेस तो एक तरह से आपके लिए नए रास्ते खोलने का एक तरह से द्वार बनता है, तो वो तो अब एक बड़ा सुकून सा लगता है जब नए चैलेंजेस आते हैं। जी सर, मैं उस आपके थॉट से एक्चुअल में एग्री करती हूँ कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमें जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं। और एक्चुअली आपने इतनी खूबी से उसे बोला कि नीरस हो जाएगी जिंदगी। दिस इज समथिंग जो कि हम सब जो देख रहे हैं आज, इसे ले सकते हैं कि चैलेंजेस से डर के कहीं छुपने का या उससे भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अनलेस चैलेंजेस हैं या कुछ प्रॉब्लम आई है, उसको ओवरकम करके हम आगे बढ़े तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो सार्थक के बारे में बताइए, आज की तारीख में सार्थक किस मुकाम पे है? तो अभी जैसे सार्थक पिछले 13 सालों में अब हम लोग 15 राज्यों में कार्यरत हैं। 21 सेंटर्स हमारे अलग अलग लोकेशंस पे, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, लुधियाना, जयपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, इन सब लोकेशंस पे रनिंग है। करीब 22,000 के करीब दिव्यांग लोगों को रोजगार मिल वाह, गया है, वो वाह। एम्पावर हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। और जो है पिछले कोविड के दौरान, जो 1 साल के दौरान बहुत सारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमने एक
मोबाइल ऐप कैब सारथी के नाम से कैब जेमिनी के साथ मिलके बनाया है, जिसका मकसद है कि हर गांव के दिव्यांग तक पहुंचा जाए। और अगर कोई भी एक दिव्यांग उस मोबाइल ऐप पे रजिस्टर करेगा तो वो जीवन पर्यंत उसको हम लोग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे 60 साल तक। तो वो एक अच्छा मोबाइल ऐप है जिसमें अगर दिव्यांग लोगों को कोई रेफर भी करना चाहे तो कैब सारथी के नाम से है, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे है। उसमें iOS एंड्रॉयड सब मिल जाएगा। तो ओके। एक ये चीज आ जाएगा। और दूसरा एक हमने ई लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन का शुरुआत किया है जो कि दिव्यांग लोगों के लिए ग्लोबली कहीं भी नहीं है। वो हम लोगों ने कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकें, ऑनलाइन थेरेपी ले सके छोटे बच्चों के लिए। तो मल्टीपल सर्विसेज हैं उसमें। वो भी एक कोविड की देन है। जैसे बोलते हैं ना कि ये एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी का काम मिला और एक तरह से दिव्यांग लोगों के लिए वरदान मेरे को लगता है साबित होगा आने वाले सालों में कि वो लोग अब ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन नौकरियां, ऑनलाइन सब चीजें कर सकेंगे। क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनएक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उससे मेरे को लगता है उनको काफी हद तक निजात मिल जाएगा ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होने से। एक्चुअली लास्ट ईयर कोविड ने हमें ये सिखाया है कि कोई भी परेशानी आए या एडवर्सिटी आए, उसमें हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपने वर्ड यूज करा, एक्चुअल में ये आज की हकीकत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हमारे शॉर्ट कमिंग्स है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या ट्रांसपोर्टेशन वाइज या जो भी, ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से कोई भी कहीं पे भी सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसे रुकने की जरूरत नहीं है। तो आपने बताया ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपने लॉन्च करा है और ये जो ऐप है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में बताएं अगर, तो अच्छा रहेगा। और अगर इसके अलावा भी आपके कोई अपकमिंग इनिशिएटिव्स हैं सारटा के बिहाफ पे, प्लीज उसके बारे में बताइए। तो अभी हम लोगों ने जो कैब सारथी का बताया, ये मोबाइल ऐप पे बस एक दिव्यांग बच्चा अगर है, उसके माँ बाप या वो सिर्फ उनको नाम और एक नंबर डालना है। एक बार ये नाम और नंबर डालेंगे, कैब सारथी, कैब का नाम है कैब सारथी, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। डाउनलोड करेंगे, सिर्फ नाम और नंबर डालेंगे। जैसे ही नाम और नंबर डालेंगे ओके। तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। बट उसके बाद फिर पूरा चीज हमारे हेल्प डेस्क जो देश भर में हैं, काउंसलर्स हैं, वो आपसे बात करेंगे, वो पूरा प्रोफाइल करेंगे। ये करीब 6 लैंग्वेजेस में है, तमिल तेलुगु में है, बंगाली में है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश में है। वाओ। तो लैंग्वेज का भी कोई चैलेंज नहीं है। उसके बाद जब प्रोफाइल आपका बन जाएगा, उसके बाद अगर सपोज करो 5 साल का बच्चा है, उसको एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर देहरादून में ढूंढना है, तो वो ऐप पे पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वो आपको बताएगा कि देहरादून में व्हाट इज द नियरेस्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जहां आप अपने जाके सर्विसेज ले सकते हैं। उसके बाद सर्विसेज लेने के बाद आपको फिर एवरी 6 मंथ्स एक मैसेज आएगा कि आर यू कन्विंस्ड। अगर आप उसको फिर आप स्कूल के बारे में भी पता चलेगा आपको, स्किल सेंटर के बारे में, नौकरी के लिए जो पूरा एक वो इंटर कनेक्टेड जॉब पोर्टल है जिसपे आपका प्रोफाइल इमीडिएटली एम्प्लॉयर्स के पास चला जाएगा। तो ऐसे जो जीवन चक्र है दिव्यांग लोगों का पूरा वो इसमें कवर रहेगा। और होपफुली अभी 4000 डाउनलोड्स हो गए हैं और लोगों को मदद मिल रही है। तो ये मेरे को लगता है स्केल कर जाएगा आने वाले समय में। दूसरा जो मैंने बताया ई लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ये बेसिकली एक गांव में अगर एक बच्चा है, क्योंकि अभी ज्योग्राफिकली 21 है, मे बी 40 हो जाएंगे, बट अगर हम लोग गांव तक कब जाएंगे? हमारे देश में 6 लाख गांव हैं। तो ये ऑनलाइन एक सॉल्यूशन है जिसपे कोई भी एक बच्चा अगर अपनी ट्रेनिंग करना चाह रहा है तो अपना लॉगिन पासवर्ड डालेगा, उसका एक लॉगिन आईडी बन जाएगा। वो उसके बाद जब अपनी कन्वीनियंस से मॉड्यूल, अलग अलग तरह के जो मॉड्यूल करेगा, उसको सर्टिफिकेशन असेसमेंट्स के साथ साथ, जैसे हमारा कोर्सेरा का प्लेटफॉर्म है या इंटरनेशनल जी जो जी प्लेटफॉर्म है, जी उसी तरह से जी। ही ये ट्रेनिंग करेगा। तो ये एक संभावना है इसमें कि हम लोग उनको जो आउटरीच नहीं कर पा रहे, दूर तक हैं, ट्रेवल नहीं कर पाते, वो भी अपनी स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे। और एक तीसरा बड़ा इनिशिएटिव हमारा भी आ रहा है कि हम एक ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं गुड़गांव में। ये बेसिकली जैसे हम लोग स्केलिंग अप करना चाह रहे थे, हम लोग स्टेट्स में चले गए, स्टेट कैपिटल्स में चले गए, लेकिन मेरे को लगा गांव में तो बहुत सारे दिव्यांग संस्थाएं हैं जो कि जी जान से काम करते हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो उनको जी। सशक्त करने के लिए ये सेंटर का काम करेगा। दूसरा ये काम
सेंटर, ये टेक्नोलॉजी जो हमारे गांव के दिव्यांग लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है अभी, मतलब वो महंगी है इसलिए खरीद नहीं सकते, तो उसको तो अभी हम लोग फिर गांव के दिव्यांग के लिए अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएंगे, जिससे वो भी मोबाइल फोन या स्टिक या कोई भी चीज यूज कर सके जो कि दूसरे दिव्यांग लोग यूज कर सकते हैं। और तीसरा इसका रहेगा कि एक छत के नीचे सारी सर्विसेज, छोटे बच्चे से लेके और बूढ़े तक, दिव्यांग लोगों तक एक छत के नीचे सर्विसेज मिलेंगी। तो होप ईश्वर कृपा से ये हम लोग 2024 तक ये लाइव हो जाएगा हमारा ग्लोबल रिसोर्स सेंटर। ओके, वंडरफुल सर। आई थिंक तीनों ही इनिशिएटिव्स जो आपने बताए बहुत ही कारगर होने वाले हैं, क्योंकि जिस डिटेल के साथ आपने उनके बारे में सोचा है और उनके ऊपर काम करा है, जितने भी लोग बाग उसे यूज करेंगे वो और इसे आगे प्रमोट करेंगे, भले ही वो ऐप हो या फिर ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो। एंड समवेयर ओवरऑल जो आपका एक विजन है कि हर दिव्यांग को मुझे पूरा एक मौका देना है अपने पैरों पे खड़ा होने का, आई थिंक ऑल दीज 3 इनिशिएटिव्स विल इंश्योर कि ये आपका सपना साकार हो पाए। तो सर, जो थोड़ा बहुत हमें पता चला था, कोई भी अगर आपके सार्थक में एनरोल करता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो ऑलमोस्ट निःशुल्क है। सो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि आप ये चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो बेसिकली हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो बिल्कुल निःशुल्क चलते हैं, बिकॉज हमने ये पाया कि दिव्यांग लोगों की जनरली दे आर आइदर फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन, या इस ऐसे परिवारों से जो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जनरली हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं वो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अलग अलग जो हमारे जो कॉरपोरेट सीएसआर के तहत सब स्पॉन्सर्ड रहते हैं, कि जैसे हमारे जो बड़े सीएसआर पार्टनर्स हैं उसमें कैपजेमिनाई है, ओके। क्रेडिट स्विस है, महिंद्रा फाइनेंस है, एनएसडीसी है, एचटीबी है, अभी रिसेंटली एचडीएफसी बैंक भी आ गए, कोटक बैंक भी आ वाह। गए। तो इस तरह के जो मल्टीपल सीएसआर पार्टनर्स हैं जो कि इनको अभी सार्थक पे विश्वास हुआ और वो इन सब प्रोग्राम्स को अलग अलग लोकेशन में स्पॉन्सर करते हैं। कि आपकी इस पूरी जर्नी में अगर आपको ये कहना हो कि ये मेरे ये मेरे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ थे, ये मेरे स्तंभ थे जिनके भरोसे मैं आगे बढ़ पाया, तो उनके बारे में आप कुछ बताइए। वो आपकी जिंदगी में कौन होंगे जो पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ की तरह आए? तो जैसे स्टार्टिंग करें पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी, सबसे पहले मेरे फ्रेंड डॉक्टर दिनेश जैन, फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स, फिर मेरी वाइफ डॉक्टर सुमन अग्रवाल, और उसके बाद में 2004 में 2010 में जब मैं डॉक्टर अत्रेय से मिला, पद्म भूषण डॉक्टर एमबी अत्रेय, हु इज माय मेंटर एंड गुरु, और उनसे मिलने के बाद एक तरह से प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि ये एनजीओ की तरह हमें नहीं काम करना, वी हैव टू वर्क लाइक ए कॉर्पोरेट, बिकॉज इट्स लाइक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो कि जो मैनेजमेंट गुरु थे 1967 में हार्वर्ड से मैनेजमेंट लेके आए। तो जी। सार्थक का भी एक तरह से ट्रांजिशन उस तरह से ही हुआ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में हमने जो प्रोग्राम, पॉलिसीज, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स, वो सब उसी तरह से बनाए जैसे कॉर्पोरेट स्टाइल में जो काम करते हैं, वैसे ही अब एक हमारा संस्था भी उसी तरह से किया। और उसके बाद फिर हमारे नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड का इवोल्यूशन हुआ, उसमें मिस्टर कालरा जी हैं, संदीप भार्गवा, अतुल भटनागर, तो ऐसे लोग जो कि ब्यूरोक्रेट्स थे, जो कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी रिटायर हुए, जो कि सीईओज हैं, जो कि जो है अपने अपने सोशली दे आर फेमस पीपल। तो इस तरह के लोगों का एक ग्रुप नेशनल बोर्ड में और स्टेट में, हर जैसे जहाँ जहाँ राज्यों में हमारे सेंटर्स है वहाँ भी वो जुड़ गए। तो एक तरह से पूरा एक ऑर्गेनोग्राम बन गया कि आपका जो है ना मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया, आपके पास मार्गदर्शक भी हो गए, आपके पास एक टीम भी हो गई, आपके पास एक डिजिटल सिस्टम भी बन गया कि आप रोजाना का काम सीसीटीवी के माध्यम से रिपोर्टिंग, हर मिनट की रिपोर्टिंग आप ले सकते हैं, डैशबोर्ड। तो वो एक तरह से ना पूरा, मेरे को लगता है ये पूरा ईश्वर का डिजाइन था जिसमें ये सब पिलर्स जुड़ते चले गए। और मेरे को लगता है कि ये तो एक इस तरफ देख पा रहे हैं, 25 साल बाद, 40 साल बाद पता नहीं ईश्वर ने क्या कल्पना किया है कि ये कहाँ जाएगा और कितने और ज्यादा दिव्यांग लोगों तक करेगा। में भी आने वाले सालों में हम ईश्वर कृपा से वो भी देख पाएंगे। जी जी जी। तो सर एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आपने एक जर्नी ट्रैवल करी है, आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे माध्यम से जो भी दिव्यांग या फैमिलीज ऑफ दिव्यांग
ये एपिसोड देख रहे हैं, उनसे आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा? प्लीज। आई थिंक मैं सब दिव्यांग माता पिताओं जो हैं और दिव्यांग भाई बंधु हैं, उन सबसे यही निवेदन करूंगा कि दिव्यांगता कुछ नहीं होती। दिव्यांगता सिर्फ हमारे मन की है, हमारे दिमाग की है। क्योंकि अगर हम कुछ ठान ले करने के लिए, तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं। बिकॉज आज के संसार में दिव्यांग लोग पायलट का भी काम करते हैं, और दिव्यांग लोग डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सब तरह से दिव्यांग है। तो व्हाट आई लाइक टू से कि डिसेबिलिटी इज, एंड सेकंड थिंग मैं उनको बोलूंगा कि दिव्यांगता ही आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपका परिचय दिव्यांगता नहीं है, आपका परिचय आपका स्किल सेट है। तो आपको जी। स्किल बनना है, आपको पढ़ाई करना है, अपने आप को स्किल करना है, ताकि ताकि आप भी उसी तरह से लाइवलीहुड जनरेट कर सकें और उसी तरह से दौड़ सकें। तो बस अब आपको सपने लेना है, और सपनों लेने के लिए अपने आप को पढ़ना है, सीखना है काम को, और काम करते चले जाना है। आई थिंक यही आपके लिए एक मंत्र है, जिससे आप इस संसार में, इस पृथ्वी पे, भारतवर्ष में अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि डिसेबिलिटी इज नॉट योर आइडेंटिटी, योर आइडेंटिटी इज योर स्किल सेट। जो आप जो हुनर है आपका ना, वो हुनर ही आपको से कदर होगी, और हुनर ही आपकी पहचान। तो वाइल आपने दिव्यांगों से रिलेटेड ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर किया है, आई वुड रिक्वेस्ट एज अ पार्टिंग मैसेज, अगर आप हम सब के लिए भी कुछ words of wisdom share करें. So we would really be happy to conclude the entire conversation with that parting message of yours. आई थिंक मैं सभी जो दर्शक हैं, सभी लोग हैं, उनसे यही शेयर करूंगा, जो मेरी जर्नी में 13 सालों का जो एक तरह से एक्सट्रैक्ट रहा कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। इम्पॉसिबल हमें यही बताता है कि आई एम पॉसिबल। क्योंकि मेरे डिक्शनरी में मैंने इम्पॉसिबल एक तरह से निकाल दिया है अभी सब। क्योंकि इम्पॉसिबल मेरे को लगा कि कुछ नहीं है, अगर हम चाहें। और हमें जो है ना, बच्चा बनना पड़ता है जब जब हम इस तरह के मुकाम पे जाते हैं। चैलेंज जब आता है तो बच्चा बनना पड़ता है, एक हट अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है कि अब लेट्स सी, आई हैव टू प्रूव इट नाउ। सो वो मेरे को लगता है कि हमें जीवन में उस बचपन को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम 60 साल के हैं, 80 साल के, या 50 साल के, 40 साल के हैं। ये अपने अपने मन को दृढ़ निश्चय की तरफ लेके जाना है। और जब हम लोग हट कर लेते हैं अपने आप से कि मैं कर लूंगा या करूंगा, तो हम लोग अवश्य कर लेते हैं। तो मेरा सभी दर्शक लोगों से ये है कि कभी जीवन में हार मत मानिए। हार नहीं मानना, हमें हार से सीखना है कि हम लोग ने हार हो गई, अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या सीख के कैसे हम लोग जीतने की तरफ बढ़ जाएं। और मेरे को लगता है यही एक मंत्र है जो कि रोजाना मोटिवेट करता है मेरे को भी, कि अब अगर एक चैलेंज आता है या एक इम्पॉसिबल कोई चीज आती है, तो हम लोग उसको कैसे, क्योंकि जब अगर मैं 2008 में जाके देखूं तो एक भी एम्प्लॉयर नहीं था नौकरी का। अभी तो वो एक ऐसा लाइन लग गया कि डिमांड क्रिएशन ज्यादा है और सप्लाई चेन कम है। तो मेरे को लगता है कि अगर एक दिव्यांग जन ऐसा कर सकता है, तो आप सब लोग तो सशक्त हैं। तो जीवन में कभी हार मत मानिएगा, और मेरे को लगता है कि सब आप ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने आप से हट करिए, दृढ़ निश्चय करिए, तो आप अवश्य जीवन में जो है विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। Thank you, sir. I would again like to thank you for your time. And for our viewers, आप सबको सर के एंड सार्थक के इन सारे इनिशिएटिव्स के बारे में और जानकारी अगर चाहिए है, तो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी होंगी वीडियो के। तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप उन सारी इनिशिएटिव्स के बारे में जानें, और जितना भी हो सकता है उसे आगे प्रमोट करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा डिसेबल और दिव्यांग लोगों को रीच आउट कर सकें। So thank you once again, sir, for your time, and thank you everyone for being with us. Thank you.